गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें बच्चों हम अब तक अपना पहला चैप्टर जो एक कविता थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ चुके हैं। बच्चों, हम उस कविता को लगभग 3 लेक्चर में पूरा कर चुके थे। अब हमने दूसरा लेसन दादी माँ शुरू कर दिया था। दादी माँ चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में संक्षिप्त में बच्चों आप सुन लीजिए कि हमने एक तो 12 महीनों के नाम लिखे थे, क्योंकि बीच बीच में वो 5-6 जगह नाम रिपीट होंगे तो वो देशज रूप में होंगे, तो आपको ओरिजिनल हिंदी नाम पता होने चाहिए। तो हिंदी महीनों के नाम भी आपको लिखवाए गए थे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो बचपन के उन नामों को भूल चुके हैं। साथ ही बच्चों, लेखक की कहानी जो दादी माँ से शुरू होती है वो शुरू हो गई थी कि किस तरह से उसने बताया कि बहुत से लोग उसका उपहास करते हैं और उसे कमज़ोर स्वभाव का मानते हैं, और वहीं जब वो अपने गांव पहुंचकर झाग भरे हुए गंदे पानी में नहाता है, जो गांव की उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसमें नहाकर वो बीमार हो जाता है, और किस तरह से दादी माँ उसका ध्यान रखती है और दादी माँ की वो क्या क्या विशेषताएं बताता है। बस यहीं से हम अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने पेज नंबर जो हमारा 5 था उस पर जो लास्ट पैराग्राफ है वो शुरू कर दिया था, और उसमें हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम तीसरी लाइन से पढ़ रहे हैं। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब बच्चों, यहाँ सरसाम शब्द जो है, उस सरसाम का मतलब है किसी प्रकार की एक गति। अब ये गति जो है, ये गति क्या है? देखो बच्चों, यहाँ गति क्या है कि सरसाम शब्द जो है वो एक प्रकार की गति है। और कैसी गति कि जिसमें एक रोग की ऐसी रफ्तार हो जाए कि जिस रोग को रोक पाना संभव ना हो, एक प्रकार की ऐसी गति, तो उसको यहाँ सरसाम कहा गया है। वहीं विषूचिका जो है, वो विषूचिका जो है उसमें उसे हैजे के नाम से ही जाना जाता है। कि यहाँ जो शब्दार्थ हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि पहला है विषूचिका। तो विषूचिका जो है, विषूचिका बीमारी भी हैजा के नाम से जानी जाती है। कि विषूचिका जो है उसको हम हैजा के नाम से जानते हैं कि हैजा बीमारी जो है वो विषूचिका कहलाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, उल्टी दस्त हो जाते हैं, मतलब आपको पानी की कमी हो जाती है शरीर में। एक विशेष प्रकार से जब पानी की कमी हो जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, और अक्सर ये बच्चों को हो जाती थी, लेकिन बाद में जब ये बीमारी का इलाज हो गया तो लोग इससे डरने नहीं लगे। कहा जाता है कि जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो बच्चे बूढ़े सभी इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। जैसे आज कोरोना वायरस है, ठीक ऐसे ही एक समय में हैजा बीमारी भी हुई थी। तो बच्चों, ये ऐसी बीमारी थी कि रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। अब बच्चों, यहाँ लवंग का मतलब है लौंग। लवंग शब्द का मतलब होता है लौंग। लवंग यानी लौंग। आपने जो हम घरों में यूज़ में लेते हैं, लौंग एक प्रकार की, जैसे काली मिर्च होती है वैसी लौंग होती है, बस काली मिर्च गोल होती है। ये भी गरम मसाले में, चाय वगैरह में काम में ली जाती है। यदि आपने कभी नहीं देखी है तो अपने घर में रसोई में जाकर अवश्य अपनी माताजी से कहकर देखिए। तो बच्चों, वो क्या करती थी कि रोज़ सवेरे सवेरे उठकर लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, गुग्गल जो जैसे धूप होती है वैसे गुग्गल होती है, जो किसी प्रकार से धुआं करने के काम में ली जाती है, आदि का काम करती, और सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि साफ सफाई के बारे में तो कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ का मतलब है तकिए के कवर, ये गिलाफ है। यहाँ गिलाफ किसे कहा गया है?
गिलाफ का मतलब है तकिए के कवर, उन्हें गिलाफ कहा जाता है, जो तकिए के कवर होते हैं। तो यहाँ यदि वो नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेम महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है, क्योंकि जो कड़वी दवाइयाँ बच्चों, कुनैन एक प्रकार की कड़वी दवाई होती थी जो बुखार में दी जाती थी। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ऐसा बुखार जिसमें बिस्तर पे ही लेटे रहो और दादी माँ की तीमारदारी को देखते रहो, बस ऐसे बुखार की अब उसकी इच्छा नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। अब सर पे उठाना एक मुहावरा है, यानी बहुत ही काम में व्यस्त रहना, पूरे समय चिल्लाते रहना। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी कार्य प्रयोजन, तो ये कार परोजन शब्द लिखा है। तो ये परोजन शब्द जो है, जैसे इसमें लिखा है कार परोजन, तो कार परोजन देशज शब्द बोला है उसने, ठेठ देशी शब्द है ये। ठेठ देसी शब्द। अब ये देसी शब्द जो है, इसकी वजह से इसका जो मतलब है वो क्या है, इसका मतलब है कार्य प्रयोजन। जिसने उसे किस रूप में बोला है, कार परोजन, तो ये ठेठ देशी शब्द है जिसे हम कार्य प्रयोजन कहते हैं। का घर ठहरा। अब ये क्यों कह रही है, क्योंकि उसके भैया की, उसके बेटे की शादी तय हो गई है। अब ये किशन भैया कह रहा है तो निश्चित है कि इसके भाई की शादी, लेखक के भाई की शादी तय हो गई है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। दिन भर वो गायब रहती और सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार्य प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। बच्चों, ऐसी बातें आपने घर में भी सुनी होंगी कि भले ही काम सारे हो जाएं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है और वो जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं और वो इतने विचलित हो जाते हैं। ये उनकी उम्र का तकाजा है कि चाहे भले ही सारा काम समय पर सही ढंग से हो रहा हो, लेकिन उनको हर काम की इतनी जल्दी होती है कि उन्हें लगता है कि यदि वो ना बोलेंगे तो कार्य भी सही समय पर नहीं हो पाएगा। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाता। अब विलंब जो है वो विलंब है देरी। यदि किसी काम पर वो उपस्थित नहीं होती थी तो विलंब हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, निकसार का मतलब है बच्चों बाहर जाने का रास्ता, तो निकसार शब्द यहाँ मतलब हो गया बाहर का रास्ता, जिसे आप निकासी बोलते हैं। ये शब्द बच्चों कुछ अलग ठेठ देसी अंदाज के हैं। निकसार का मतलब है बाहर जाने का रास्ता। बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ ये बात है बच्चों कि निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अब गांव की कोई स्त्री है रामी, उसकी चाची दादी के सामने खड़ी है और दादी माँ उस पर बिगड़ रही है, यानी गुस्सा कर रही है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। सूद का मतलब होता है ब्याज। अब दादी माँ ने निश्चित ब्याज पर रुपए दे रखे होंगे, तो यहाँ सूद शब्द का मतलब है ब्याज, कि ब्याज पर रुपया दे दे, अन्यथा आगे से रुपए प्राप्त नहीं होंगे। तो बच्चों,
यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि दादी माँ ब्याज पर रुपए देती होंगी, या यूँ कहें कि वो किसी न किसी रूप में लोगों की सहायता करती होंगी और ब्याज पे रुपए लेती होंगी। तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बच्चों, इस कहानी में यहाँ शब्द रिपीट हो रहे हैं। दादी माँ जो है उसके शब्द रिपीट है और लेखक ने बड़े अच्छे से उसमें लिखा है, जैसे कि फसल में दूंगी फसल में दूंगी, पीछे भी था कि छू छू कर, चल चल कर, देख देख कर। तो आपको इन शब्दों को ध्यान देना है, क्योंकि पीछे इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको ऐसे शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो ये कह रही है कि फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर कोई दूसरी फसल कटेगी, क्योंकि दादी माँ कह रही है कि फसल तो कट चुकी है, लेकिन तू है कि बार बार ये बहाना बनाती है कि अब की फसल में मैं आपका पैसा चुका दूंगी, लेकिन अब कौन सी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। बच्चों, निस्तार का मतलब है पार होना या उद्धार होना। निस्तार यानी पार होना, पार होना या उद्धार होना। कि या तो पार होने के रूप में है या निस्तार है उद्धार के रूप में, कि यदि आप दया ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, अर्थात वो विदा कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। अब हुआ ये कि लेखक ने रामी की चाची का ये जो प्रसंग था ये अच्छे से देख लिया, लेकिन कई दिन हुए वो ये प्रसंग भूल चुका था। अब उसे अचानक से ये प्रसंग कैसे याद आया वो आपको ध्यान देना है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब पूत का मतलब होता है पुत्र। बच्चों, ये एक लोकोक्ति है, जैसे घर सिर पे उठा लिया, ये पूतो फलो दूधो नहाओ, ये भी एक लोकोक्ति है। अब यहाँ पूत शब्द का मतलब होता है बेटा। पूत का मतलब है बेटा। तो पूतो फलो दूधो नहाओ का मतलब कि आपके खूब पुत्र हो और आप दूध में नहाती रहो। तो यहाँ उन्होंने कहा, ऐसा आशीर्वाद दे रही थी वो। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर यानी व्याकुल होकर कहा। अब विह्वल का मतलब होता है व्याकुल होकर, यानी वो पूरी तरह से उनके एहसानों से दबी हुई थी। विह्वल शब्द का मतलब है बच्चों, यहाँ विह्वल का मतलब है व्याकुल होना। विह्वल यानी व्याकुल होना। अब यहाँ पर कि वो पूरी तरह से व्याकुल हो चुकी थी और उसने उरिन हो गई बेटा। अब ये उरिन शब्द जो है बच्चों, कि ये उरिन शब्द जो है उरिन, ये आपका तद्भव शब्द है। ये तद्भव है, ये बदला हुआ रूप है और इसका तत्सम रूप क्या है? उऋण। तो उऋण का मतलब है ऋण से मुक्त होना। इसका अर्थ क्या है?
ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त का मतलब है उऋण। तो उऋण शब्द का मतलब यहाँ पर है कि अर्थ क्या है इसका, आपको अर्थ के रूप में लेना है। तो अर्थ है ऋण मुक्त होना। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि उऋण का मतलब क्या है। तो उऋण शब्द जो है ये यहाँ पर आपके तद्भव शब्द के रूप में आया है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि अब इसमें उऋण लिखा है, तो उऋण हमको पता होना चाहिए कि उऋण का मतलब क्या है। कि उऋण जो है वो आपके क्षेत्रीय देशी रूप या उन्हें तद्भव रूप के रूप में भी जाना जाता है। कि उसने विह्वल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। अब यहाँ जो दादी माँ है वो बता रही है कि उसने कुल मिलाकर जो भी पैसा उससे उधार दिया था, वो उधार दिए हुए पैसे को तो छोड़ ही दिया। उस रामी की चाची ने बताया कि जो उधार पैसा मैंने लिया था वो तो छोड़ ही दिया, साथ के साथ उसका ब्याज भी छोड़ते हुए 10 रुपये और उपहार में बेटी को देकर गई। भाई जाते हैं तो विदा के रूप में 10 रुपये उधार, 10 रुपये उपहार के रूप में और देकर गई। और क्या कह के गई कि 10-5 रुपये के लिए तेरी जग हंसाई नहीं करूँगी, देवता है बेटा देवता। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसके जो बेटे हैं वो देवता के समान हैं, अर्थात उन्होंने कितने ही लोगों के उधार छोड़ दिए होंगे। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटेंगे भी ना तो लाभ क्या, यदि वो डांट भी ना सके तो फिर मतलब ही क्या, बोलेंगी तो सही। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय होता। बच्चों गांव में क्या होता है कि जिस दिन विवाह होता है लड़के का, तो बारात तो चली जाती है और रात को वहाँ औरतें किसी प्रकार से रूप बना बना के एक खोरिया जैसा नृत्य या एक नाट्य कार्यक्रम करती हैं। उसमें औरतें ही होती हैं। तो वो विवाह की रात का अभिनय हुआ, प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह को लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। अब यहाँ पर लेखक बीमार था इसलिए वो बारात में जा नहीं सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद ही घर में आया होगा। अब ये 2 ही पुरुष थे जो उस घर में मौजूद थे। मतलब एक तो मेरा भाई जो देरी से पहुंचा था इसलिए बारात में नहीं जा सका, और एक वो लेखक स्वयं जो इसलिए बारात में नहीं जा सका क्योंकि उसको बुखार था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है, ये तो बच्चा ही है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। अब वो लेखक जो है वो चुपके से उस चारपाई पर लेटा हुआ सारा दृश्य देख रहा है। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो चादर ओढ़कर सो रहा है, लेकिन वो चादर ओढ़कर सो नहीं रहा था, वो सारे दृश्य को देख रहा था। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो निकल जाऊं बाहर, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। अब जैसे ही भाभी ने कोई रूप बनाया होगा और वो किसी प्रकार से नृत्य किया होगा, तो जैसे ही उसने अपनी भाभी को नाचते हुए देखा तो उसकी हंसी ना रुकी और उसके उस अभिनय का जो वो चादर ओढ़कर सोने का दृश्य कर रहा था उसका भंडा फोड़ गया। भंडा फोड़ का मतलब है रहस्य खुल जाना। तो भंडा फोड़ लिखा है शब्द यहाँ पर, तो यहाँ भंडा फोड़ शब्द का मतलब है रहस्य खुल जाना।
भंडा फोड़। भंडा फोड़ यानी रहस्य खुलना। रहस्य खुलना। तो जब रहस्य खुल जाता है तो उसे हम कहते हैं भंडा फोड़। तो यहाँ लेखक जो है वो जैसे ही अपनी भाभी की हरकतों पर हंसने लगा तो उसका भंडा फूट गया। अब देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। अब यहाँ औरतें जो हैं वो मस्करी कर रही हैं यानी मजाक कर रही हैं कि ये लो, ये बच्चा सोया हुआ है, आपको बच्चा लगता है, ये तो रो रहा है, इसको दूध पिला दे। मतलब वो दादी माँ का मजाक बना रही हैं और मजाक में कह रही हैं कि ये कोई बच्चा नहीं है, देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, इसको दूध पिला के सुला दो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा, दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभय दान मिल जाता है। अब अभय दान का मतलब है यहाँ पर कि उसको एक निश्चिंतता मिल जाती है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र यानी हवा का वेग। वात्या चक्र का मतलब है बच्चों हवा का वेग। हवा का वेग। तो जो हवा का वेग होता है उसे वात्या चक्र कहते हैं। वात्या यानी वायु। तो जिस प्रकार से जीवन की परिस्थिति रूपी जो हवा का चक्र है वो सूखे पत्तों को कैसे नचाता है, अर्थात परिस्थितियों का जब एक भयंकर रूप, एक जिसे बवंडर कहते हैं, बवंडर के रूप में जब परिस्थितियों का वात्या चक्र आता है तो जीवन कैसे नाचने लगता है, वो सूखे पत्ते की भांति किस प्रकार से विचलित हो जाता है, इससे दादी माँ खूब अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु हो जाने के बाद वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। बच्चों यहाँ टट्टी शब्द जो है इसको आपको ध्यान देना है कि ये टट्टी शब्द का क्या मतलब है। टट्टी का मतलब होता है पर्दा। ये आपका उर्दू शब्द है, इसको ध्यान रखना है आपको कि आपको ऐसे ही नहीं लेना है कि आप इसे अन्य अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये अन्य अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ है शब्द टट्टी है जिसका मतलब होता है पर्दा। उन्हें धोखे का पर्दा है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डांवाडोल कर दी। मतलब जैसे ही दादाजी मर गए वैसे ही उन्हें, दादी माँ को ऐसा लगा कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है। आज तक हमेशा उन्होंने दादी को आके रखा और खुद पीछे रहे। अब यहाँ दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है। दादी को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हर समय दादाजी आगे अपनी पत्नी को रखते थे कि तुम्हें आगे चलना है, मैं पीछे चलूँगा। अब यहाँ ये बात इसलिए कही गई है कि दादी ये कह रही हैं कि आज खुद कैसे पहले चले गए, जब हमेशा मुझे आगे रखते थे तो खुद को पहले नहीं जाना चाहिए। अब वास्तव में रिश्तेदार जो बहुत शुभ चिंतक बनते हैं वो इस तरह से मुंह में राम बगल में छुरी जैसे कार्य को करने लगे। इस तरह से ये जो लोकोक्ति है बच्चों, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब ये होता है कि आप के सामने तो कुछ बोले लेकिन वास्तव में पीठ में छुरा भौंके। आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करें और पीठ में छुरा भौंकने का कार्य करें। तो इस तरह से उस दादी को अब वास्तव में
अपने परिवार वाले और रिश्तेदारों की और जो आसपास इन्होंने उधार दे रखे थे उन लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लग गया कि लोग किस प्रकार से अपने ही प्रियजनों की पीठ में छुरी भोंकने को तैयार रहते हैं। अर्थात रिश्तों की गरिमा बहुत लंबे समय तक केवल पैसे की ढेर पर ही टिकी होती है। मना करने पर भी, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब ये जो है कि उनके मतलब लेखक के जो पिताजी हैं उन्होंने दादाजी की मृत्यु पर श्राद्ध के रूप में बहुत पैसा लगाया, जबकि दादी माँ इसे उचित नहीं मान रही थी। इसका मतलब दादी माँ बड़ी ही समझदार थी और वो ये चाहती थी कि पैसे को श्राद्ध के रूप में व्यर्थ ना गंवाया जाए, और फिर भी पिताजी ने संपत्ति को खर्च कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे बच्चों, माघ का महीना होता है पोष माह फाल्गुन, यानी 11वां महीना माघ का होता है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पाला यानी जो खेतों में ओस के रूप में बर्फ गिर जाती है। ऐसी ठंड में जब माघ का महीना जब होता है तो भयंकर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और उस समय ऐसी ही स्थिति होती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। अब यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि उसने कभी भी अपनी माँ की आंखों में ऐसे आंसू नहीं देखे थे। आज उसे उन आंसुओं के रूप में कहीं ना कहीं अपनी दादी के हृदय की पीड़ा दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि आज उसकी दादी जो है वो बहुत अधिक दुखी है। तो बच्चों, हमने जो ये कहानी अब तक पढ़ी, इस कहानी में लेखक ने ये बात स्पष्ट की, इस कहानी को बहुत अच्छे से समझे कि किस तरह से लेखक गांव में आया और गांव में आने के बाद उसको एक गंध भरे हुए तालाब में नहाने पर वो बीमार हो गया। दादी माँ ने किस प्रकार से उसकी तीमारदारी की और उसका ध्यान रखा, और गांव में अन्य लोगों की किस तरह से वो तरह तरह की बीमारियों में, मलेरिया, हैजा, निमोनिया में किस तरह से वो लोगों का ध्यान रखती थी। उन्हें लौंग का गुड़ मिश्रित गुग्गल और धूप का काढ़ा बनाकर पिलाती थी। किस तरह से वो लोगों की सेवा में पागल हो जाया करती थी। वहीं आगे बताया गया कि किशन भैया की शादी में किस प्रकार से उन्होंने अपने घर में अपने छोटे से बालक को बारात में ना भेजकर एक परिपाटी को बदल दिया, जबकि उस समय बारात में पुरुषों का जाना ही होता था और स्त्रियां बारात में नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने अपने पोते को बारात में नहीं भेजा। तो यहाँ बहुत सारी परिपाटियाँ उस समय की दादी माँ ने बदल दी। तो बच्चों, कहानी अभी थोड़ी बाकी है जो अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। अब आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो आप लिखिए। बच्चों, गृह कार्य के प्रश्न के रूप में लिखिए कि दादी माँ ने रामी की चाची को भला बुरा क्यों कहा। दादी माँ ने रामी की चाची को भला बुरा क्यों कहा। बच्चों, पेज नंबर जो आपका 6 है उस पर इसका उत्तर लिखा हुआ है कि दादी माँ ने रामी की चाची को भला बुरा इसलिए कहा क्योंकि रामी की चाची ने पिछले साल उनसे कुछ रुपए ब्याज पर उधार लिए थे और वो उन्हें समय पर चुका नहीं पाई थी, और दादी माँ के भी बेटे की पोते की शादी की व्यवस्था उन्हें करनी थी। दादी माँ को भी अपने पोते की शादी की व्यवस्था करनी थी और उन्हें भी रुपयों की आवश्यकता थी, और रामी की चाची जो थी वो रुपए चुका नहीं पा रही थी। अब यहाँ अगला प्रश्न जो है बच्चों वो ये है कि किशन के विवाह की बात किस प्रकार से रोचक बताई गई है।
किशन के विवाह की बात किस प्रकार से रोचक बताई गई है? तो यहाँ आपका उत्तर है कि किस प्रकार से लेखक वहाँ रुकता है। किशन के विवाह में लेखक जो ज्वर से पीड़ित है वो बारात में नहीं जाता है और वो जिस प्रकार से दादी माँ के कहने से एक चारपाई पर चादर ओढ़कर लेट जाता है और स्त्रियों द्वारा किया गया जो नृत्य नाट्य का कार्यक्रम था उसको देखता है तो उसको अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये दृश्य देखकर सभी स्त्रियां उस पर गर्म हो जाती हैं, अच्छा अर्थात क्रोधित हो जाती हैं। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो जो हमने आज पढ़ा है बनने को तो बच्चों इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अभी आप केवल 2 ही प्रश्न करें। हम अभ्यास प्रश्न में केवल 4 ही प्रश्न हैं, उनमें प्रश्नों को पढ़ा देंगे। धन्यवाद।